नमस्कार। कल्पना कीजिए एक 9 साल का बच्चा जो अपने ही घर से दूर अपनों की ही याद में हर दिन तड़पता है। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण वो पत्र है जो वो अपने दादा के लिए लिख रहा है। क्या ये पत्र उसे बचा पाएगा? आइए सुनते हैं अंटन चेखव की रूसी कहानी की हिंदी प्रस्तुति वांका की चिट्ठी। 9 साल का वांका ज़ुकोव क्रिसमस की पहली रात चुपचाप बैठा हुआ था। वो पिछले 3 महीनों से मोची एलियाहिन के यहाँ काम सीख रहा था। इस समय वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसका मालिक और उसकी पत्नी शाम की प्रार्थना सभा में भाग लेने जाएं तो वो आगे कुछ करे। जैसे ही वो लोग घर से निकले, वांका ने मालिक की दराज से स्याही की दवात और घिसी हुई निब वाला पेन निकाल लिया। जेब से उसने एक मुड़ा तोड़ा सा कागज निकाला और अपने सामने मेज पर फैला दिया। वो जिंदगी में पहली बार पत्र लिखने वाला था। पहला वाक्य लिखने से पहले उसने कई बार चारों तरफ देखा। उसने खिड़कियों, दरवाजों और दीवार पर टंगी धुंधली सी पड़ गई धार्मिक पेंटिंग पर भी नजर दौड़ाई। इस पेंटिंग के दोनों तरफ जूते रखने वाली अलमारियां थीं। इधर उधर देखने के बाद वो चुपचाप सामने रखे कागज को देखने लगा। उसने लिखना शुरू किया। आदरणीय दादू कॉन्स्टेंटिन मकारिच, मैं अपना ये पत्र भेजकर आपको क्रिसमस की बधाई दे रहा हूं। प्रभु आपको खूब आशीर्वाद दे। मेरे माँ और पिता दोनों ही नहीं हैं। इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है। वांका ने एक बार फिर से दीवार पर लगी पेंटिंग की तरफ देखा जिस पर मोमबत्ती की कमजोर रोशनी पड़ रही थी। उसे अपने दादू की छवि मन में दिखने लगी। उसके दादू जीवारेव परिवार के यहाँ चौकीदारी का काम करते थे। वो पतले दुबले व्यक्ति थे, लेकिन उनमें गजब की फुर्ती थी। छोटे कद के 65 वर्षीय कॉन्स्टेंटिन के चेहरे पर हमेशा हंसी छाई रहती थी और आंखों में रात की शराब दिखाई देती थी। दिन में वो नौकरों के कमरे में सो जाया करते थे। मौका मिलने पर वो नौकरों से गप्पे लड़ाते और हंसी मजाक करते। रात के समय वो भेड़ की ऊन के बने अपने भारी भरकम कंबल को ओढ़कर जमीन में डंडा पटकते हुए चौकीदारी करते। दोनों कुत्ते काले रंग की काष्टांका और लंबे शरीर वाला ईल रात भर उनके पीछे अपना सिर झुकाए चलते थे। ईल बहुत ही मिलनसार और प्यारा था। अपने मालिक और अजनबी दोनों के साथ वो समान रूप से दोस्ती का व्यवहार करता था, लेकिन अपने इस भोलेपन के पीछे वो बहुत चालाकी से अपने अंदर के शैतान को छिपा लेता था। जरा सा मौका मिलते ही वो दबे पांव किसी के भी पास पहुंचकर उसकी टांग पर काट लेता था। चुपके से स्टोर में घुसकर वो चोरी भी करता था। कभी कभी किसी किसान की मुर्गी दबोच लेने में वो माहिर था। उसके पिछले पैरों पर कई बार डंडे बरसाए भी जा चुके थे। 2 बार तो उसे फंदे पर भी लटकाया गया था। करीब करीब हर हफ्ते उसकी जमकर पिटाई होती थी और वो अधमरा हो जाता था, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं था। वांका मन ही मन सोच रहा था, इस समय दादू गेट के पास खड़े होंगे और चर्च की लाल खिड़कियों की तरफ ताक रहे होंगे। उनके लंबे ऊंचे जूते सड़क पर चलते हुए आवाज कर रहे होंगे। नौकरानियों के साथ वो चोहल कर रहे होंगे और अपनी डिबिया उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहेंगे, लो एक चुटकी नस्वार नाक में डाल लो। नौकरानी दादू की डिबिया से एक चुटकी अपनी नाक में डालेगी और फिर जोर से छींकेगी। दादू उसे देखकर ठहाका लगाएंगे। दादू कुत्ते की नाक में भी नस्वार डालेंगे। काष्टांका जोर से छींकेगी और अपना सिर हिलाते हुए वहां से चली जाएगी। ईल छींकेगा तो नहीं, लेकिन अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगेगा। इस समय गांव में मौसम बहुत अच्छा होगा। रात का अंधेरा गहरा गया होगा और रुकी हुई हवा ताजगी से भरी होगी। वांका को गांव की सफेद छतों की चिमनियों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। पेड़ बर्फ और पाले के कारण चांदी की तरह लग रहे थे। पूरे आसमान में तारे झिलमिला रहे थे।
आकाशगंगा एकदम साफ और चमकीली दिख रही थी और ऐसा महसूस होता था कि क्रिसमस के त्योहार पर किसी ने बारिश और बर्फ से इसे धुलकर आसमान में टांग दिया है। वांका ने फिर से एक बार गहरी सांस भरी, पेन स्याही में डुबाया और लिखना शुरू किया। कल ही मेरी फिर से पिटाई हुई। मालिक बालों से पकड़कर मुझे खींचता हुआ आंगन में ले गया और लकड़ी के एक फट्टे से उसने मेरी पिटाई की। मेरी गलती ये थी कि उनके शैतान बच्चे को पालने में झुलाते हुए मुझे नींद आ गई थी। पिछले ही हफ्ते मालकिन ने मुझे मछली साफ करने को दी। मैं पूंछ की तरफ से उसे साफ करने लगा तो वो नाराज हो गई और उसने मछली खींचकर मेरे मुंह पर मारी। दूसरे कारीगर हंसने लगे। मुझे इन लोगों ने मालिक के वोदका वाले कमरे में भेजा और मुझसे कहा कि मैं वहां से कुछ खीरे ले आऊं। मालिक को जैसे ही पता चला, उसके हाथ में जो कुछ भी आया उसने उससे ही मेरी पिटाई कर दी। मेरा पेट भी पूरा नहीं भर पाता दादू। मुझे सुबह और शाम को खाने के लिए रोटी मिलती है और दिन में मुझे खिचड़ी दी जाती है। चाय, सूप और दूसरी अच्छी चीजें मालिक और उसकी बीवी को ही मिल पाते हैं। मुझे सोने के लिए गलियारे में एक जगह मिली है, लेकिन जब उनका बच्चा रात में रोने लगता है तब मुझे उसका पालना झुलाने के लिए उठना पड़ता है। दादू, मेरे ऊपर दया करो। मुझसे अब और सहन नहीं होता। मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ। मैं पूरी जिंदगी आपके लिए ईश्वर से दुआ मांगूंगा। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। आप नहीं आए तो मैं मर ही जाऊंगा। वांका का गला भर भरा सा गया था। उसने अपनी मुट्ठी से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उसे हिचकियां आने लगी। सामान्य होने पर उसने फिर से लिखना शुरू किया। दादू, मैं आपकी नस्वार की डिबिया हर दिन भर दिया करूंगा। मैं आपके लिए प्रभु से रोज दुआ मांगूंगा। अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो आप मुझे पड़ोसी की बकरी की तरह पीट देना। अगर आपको लगेगा कि मैं कोई काम नहीं करता हूं तो आप बेफिक्र रहें। मैं अफसर बाबू से गुहार करूंगा कि मुझे अपने बूट चमकाने दें। मैं चरवाहे फेदका की जगह बकरियां चराने भी जा सकता हूं। दादू, मैं जितना सह सकता हूं उससे कहीं ज्यादा मुझे सताया जा रहा है। जिंदगी एकदम बेकार लगती है। मैं यहाँ से गांव के लिए निकल भागना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ढंग के जूते भी नहीं हैं। रास्ते में पाले का डर तो है ही। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। आपको परेशान करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। आपकी मौत के बाद मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए वैसे ही प्रार्थना करूंगा जैसे मैं माँ की आत्मा के लिए करता हूँ। मॉस्को एक बड़ा शहर है। अमीर आदमियों के घरों में घोड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन भेड़ बकरियां किसी के यहाँ नहीं हैं। कुत्ते भी बहुत डरावने हैं। लड़के शाम को खेलने के लिए बाहर ही नहीं निकलते। यहाँ गान मंडली में गाने के लिए भी कोई नहीं जाता। मैंने यहाँ एक दुकान में मछली मारने वाले कांटे देखे। एक कांटा तो इतना बड़ा था कि उससे 40 पाउंड तक की मछली पकड़ी जा सकती है। कई तरह की मछलियां भी मैंने देखी हैं। मैंने यहाँ बंदूकों की दुकानें भी देखी हैं, जहां अलग अलग तरह की बंदूकें मिलती हैं। मेरे मालिक के पास जो बंदूक है, मुझे लगता है दुकान में उसकी कीमत 100 रूबल तो होगी ही। कसाई की दुकान में तरह तरह की चिड़िया और जानवरों का मांस भी मिलता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन्होंने इनका शिकार कहाँ किया। दादू, जब आपके यहाँ कोठी में क्रिसमस ट्री सजाया जाएगा तब आप मेरे लिए सुनहरे कागज में लपेटा हुआ अखरोट मालकिन से मांग लीजिएगा। उन्हें बता देना कि यह वांका के लिए है। इस अखरोट को आप हरे वाले संदूक में संभाल कर रख दीजिएगा। जब मैं आऊंगा तब आपसे ले लूंगा। वांका कुछ देर के लिए रुक गया। वो अब राहत महसूस कर रहा था। उसने खिड़की की तरफ देखा और उसे अपना गांव दिखाई देने लगा। उसे याद था कि उसके दादू अपने मालिक की कोठी के लिए क्रिसमस का पेड़ लेने जंगल जाया करते थे। मालिक के पोते भी उनके साथ जाते थे। ये बहुत मस्ती वाला दिन होता था। दादू जंगल में पहुंचकर अजीब सी आवाज अपने गले से निकालते थे। ऐसा लगता था कि बर्फ और पाले से ढके पेड़ों की टहनियों से भी चटखने की आवाज आ रही है।
वांका ये सब देखकर जोर से हंस पड़ता था। क्रिसमस ट्री को काटने से पहले दादू अपना पाइप सुलगाते थे, नस्वार की एक चुटकी नाक में डालते थे और ठंड से कांपते वांका को देखकर हंसने लगते थे। पाले से ढके फर के जवान पेड़ चुपचाप खड़े होकर इस बात का इंतजार करते कि देखो आज किसकी बारी आती है। अचानक से जंगल से एक खरगोश तेजी से निकलता और छलांग भरता हुआ गायब हो जाता। दादू जोर से चिल्लाते, अरे पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो, भागने ना पाए बदमाश। पेड़ को काटने के बाद दादू उसे घसीटते हुए मालिक की कोठी की तरफ लाते थे। कोठी में पहुंचने के बाद इस पर सजावट का काम शुरू होता था। कोठी की जवान मालकिन ओल्गा सबसे ज्यादा व्यस्त रहती थी। जब वांका की मां जिंदा थीं, तब वोल्गा उसकी मां को अक्सर खाने पीने की चीजें दिया करती थीं। जब मां के पास करने के लिए कुछ खास नहीं होता था, तब ओल्गा उसकी मां को पढ़ना, लिखना और गिनती सिखाती थीं। मां ने 100 तक की गिनती सीख भी ली थी। कभी कभी वो मां को नाचना भी सिखाती थी। मां के मरने के बाद वांका को नौकरों की रसोई में भेज दिया गया ताकि वो अपने दादा के साथ रह सके। वहां से उसे जूता बनाने का काम सिखाने के लिए मॉस्को रवाना कर दिया गया। वांका का पत्र लिखना जारी था। मेरे प्यारे दादू, जल्दी से आ जाओ। भगवान के लिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे लेने आ जाओ। आप जानते ही हैं मैं एक अनाथ बच्चा हूं। यहां सभी लोग मुझे परेशान करते हैं। मैं हमेशा ही भूखा रहता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी कठिनाई में हूं। मैं हमेशा ही रोता रहता हूं। कुछ ही दिन पहले मालिक ने मेरे सिर पर छड़ी मार दी। मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। मेरा जीवन कुत्ते से भी बदतर हो गया है। आप जल्दी से आ जाओ। मेरी तरफ से अलियोना, एक आंख वाली युगारका और कोचवान को भी क्रिसमस की बधाई दे देना। किसी को भी मेरे हालात के बारे में मत बताना। आपका पोता इवान ज़ुकोव। अंत में वांका ने लिखा था, दादू जरूर आना। वांका ने कागज को अच्छी तरह से तह किया और लिफाफे में डाल दिया। ये लिफाफा वो कल ही एक कोपेक में खरीद कर लाया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने स्याही में पेन डुबोया और पता लिखने लगा। उसने लिफाफे के ऊपर पता लिखा, गांव में दादू के लिए। इसके बाद उसने कुछ देर अपना सिर खुजाया, कुछ सोचा और पते में आगे लिखा, कॉन्स्टांटिन मकारिच। वो ये सोचकर खुश था कि अब पता पूरा हो गया है। उसे इस बात की भी खुशी थी कि पत्र लिखते समय कोई बाधा नहीं आई। उसने अपनी टोपी पहनी और बिना अपना कोट पहने ही वो बाहर की तरफ भागा। वो सड़क पर आ गया और उसने केवल कमीज पहनी हुई थी। कल ही कसाई की दुकान के पास उसने किसी से बात की थी और उसे बताया गया था कि सभी चिट्ठियां पोस्ट बॉक्स में डाली जाती हैं। यहां से चिट्ठियां सारी दुनिया में भेजी जाती हैं। वांका सबसे पास वाली लेटर बॉक्स तक पहुंचा और उसने अपना ये कीमती पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया। 1 घंटे में ही पत्र भेजने की खुशी में वो गहरी नींद में सो रहा था। उसने सपने में देखा कि कमरे में एक अंगीठी जल रही है और दादू उसके पास आराम से बैठे हुए हैं। वो अपने पैरों को इधर उधर झुला रहे हैं और मजे से मुस्कुराते हुए रसोइयों और नौकरों को वांका की चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। अंगीठी के पास ही बैठा ईल धीरे धीरे अपनी पूंछ हिला रहा है। वांका की चिट्ठी। अभी आपने रूसी लेखक एंटन चेखव की कहानी वांका की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। अगर आप विश्व साहित्य की कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।